ये मैं कहाँ हूँ और बाकी सब कहाँ है? खुद से कहते हुए वैदेही रूम के दरवाजे के पास गई और उसे खटखटाते हुए वो कहने लगी, कोई है? दरवाजा खोलिए। बड़ी माँ, भैया, वर्षा, कहाँ है सब? लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बोलते बोलते वैदेही का गला सूखने लगा, इसलिए वो वापस बिस्तर के पास आई और वहां रखे एक गिलास से पानी भरकर पानी पीने लगी। पानी पीते हुए उसकी नजर अपने बिल्कुल सामने लगे हुए आईने पर गई। उस आईने में खुद को देख वैदेही के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। उसने गिरे हुए पानी के ग्लास की परवाह न करते हुए हैरानी से अपने माथे पर हाथ रखा और अपने बालों को पीछे करते हुए अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर को देखा और फिर गले में पड़े हुए बड़े से मंगलसूत्र को देखा, जिसे देख उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हैरान परेशान होकर पास ही बिस्तर पर बैठ गई। उसने मन में सोचा, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब क्या है? क्या अतुल से मेरी शादी हुई है? क्या सबको पता चल गया था कि मंडप पे मैं नहीं बल्कि वर्षा थी और फिर उन्होंने मेरी शादी अतुल से करा दी? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और ये कमरा, ये अतुल का तो नहीं है। क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? उसने सोचते हुए अपने सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। काफी देर बाद खुद को शांत करके वो उठी और दृढ़ संकल्प करते हुए कहा, लगता है मैं किसी मुसीबत में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए उसने अपने गले से उस मंगलसूत्र को उतारकर फेंका और कमरे से निकलने का कोई रास्ता खोजने लगी। उसने देखा कि कमरे में एक ही खिड़की है जो कि काफी ऊपर है और उसी खिड़की के आसपास कई बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो तस्वीरें शायद कई राजा महाराजा की थीं और उन तस्वीरों पर धूल जमी हुई थी, जिससे कि वैदेही उनके चेहरे नहीं देख सकती थी। लेकिन इस वक्त उसे उन तस्वीरों के चेहरे देखने की भी कोई इच्छा नहीं थी। वो बस वहां से जल्द भागना चाहती थी। उसने कुछ सोचकर उस बड़े से बिस्तर को सरकाकर उस खिड़की के पास लाना चाहा, लेकिन बिस्तर इतना भारी था कि उससे वो 1 इंच भी नहीं हिला। फिर कुछ सोचकर उसने कमरे में पड़ी सभी टेबल कुर्सियों को उठाया और उन्हें एक के ऊपर एक रख के वो उस खिड़की तक पहुंच गई। वो खिड़की तक तो पहुंच गई, लेकिन उसका बैलेंस बीच में ही बिगड़ गया और वो वहां से सीधा नीचे जा गिरी, जिससे कि उसकी कोहनी में चोट आ गई। हालांकि फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो वापस से उन कुर्सियों को ऐसे ही रखकर खिड़की तक पहुंच गई। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो वो जिस कमरे में थी वो 3 मंजिला इमारत थी और वहां से वो नीचे कूदती तो पक्का उसका बचना नामुमकिन था। इसलिए इस बार वो खुद ही नीचे उतर आई और उसने बिस्तर के चारों ओर लगे पर्दों को खींचा और उनको आपस में बांधकर लंबी रस्सी बनाई। फिर उसे बिस्तर से बांधकर वो उस खिड़की के जरिए कमरे से भाग निकली। अब वो उस हवेली के बगीचे में थी। वहां कई आदमी अपने अपने हाथों में बंदूकें लिए और सर पर पगड़ी बांधे पहरा दे रहे थे। वैदेही पेड़ पौधों के पीछे छुपते छुपाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वैदेही चौंक कर पीछे मुड़ती है तो उसके सामने 2 पहरेदार उस पर बंदूक ताने खड़े थे। वैदेही इससे बुरी तरह से डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब काफी देर तक उसे कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वो अपनी आंखें खोलती है और इस बार उसके सामने एक 6 फीट का लंबा व गठीले शरीर का मालिक, एक नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी और उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा छोटी थी और उन आंखों को और छोटा करके वो वैदेही को देख रहा था। वहीं वैदेही उसे अपने सामने देखकर पीछे हट रही थी। उस आदमी ने अपने दाएं बाएं देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, भाभी सा, लौट जाइए, वरना भाई सा के कहर से हम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। भाई सा? कौन है तुम्हारे भाई? वैदेही ने हकलाते हुए पूछा। भाभी सा,
पहले आप अपने कमरे में चलिए, आइए। कहकर वो वैदेही के पास आया और उसने अपने हाथों को वैदेही के चारों ओर कर लिया, जैसे कि वो उसी किसी से बचा रहा हो। वैदेही जानती थी कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो पकड़ी जाएगी, और साथ ही उसे ये भी जानना था कि आखिर किसने उससे उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन शादी करने की कोशिश की है, और आखिर उसका मकसद क्या है। अंदर जाते हुए वो महल की खूबसूरती को देख रही थी। हर स्तंभ पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी और रूफ पर भी बेहद यूनिक डिजाइनिंग की गई थी। यहाँ भी उसके रूम की तरह ही काफी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन्हें देखकर वैदेही ने खुद से ही कहा, अजीब बात है, इतने लोगों की तस्वीरें हैं यहाँ, लेकिन लोग नहीं। ये महल महल कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा है। भाभी सा, ये रहा आपका कमरा। अब भाई सा जब तक नहीं आ जाते तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उस आदमी ने एक रूम की ओर इशारा करते हुए कहा। आप कौन हैं? और मुझे सीधे सीधे कुछ बताते क्यों नहीं है? क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? वैदेही ने सवाल किया। भाभी सा, माफ कीजिए, आपको यहाँ लाने की वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना परिचय जरूर दे सकता हूँ। कहते हुए वो अपना एक घुटना टेक कर नीचे झुक गया और आगे कहा, भाभी सा, मैं आपका सबसे छोटा देवर शिवांग सिंह राठौर हूँ। इतना कहकर वो उठ गया और वैदेही के कंफ्यूजन से भरे चेहरे को देखकर मन में कहा, भाभी सा, यो मैं आपको को नहीं बता सकता कि भाई सा आपके साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खुद से यो वादा तो कर सकूं हूं कि आपको कुछ ना होने दूंगा, क्योंकि आप हमारे परिवार में शामिल हुई पहली महिला हो और भाई सा की पत्नी होने के नाते हमारी माँ समान भाभी। शिवांक ने खुद से कहा और मुड़कर वहां से जाने लगा। जब तक शिवांक वैदेही की आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो तब तक उसे देखती रही। वो ये जानकर हैरान थी कि अभी अभी शिवांक ने जो अपने मन में कहा, उस सब को उसने सुन लिया था। हे माता रानी, ये आखिर कैसे हो सकता है? मैं कैसे उसके मन की बात जान सकती हूँ? एक मिनट, हाँ, मैंने शायद घर में भी उस वक्त वर्षा की मन की बात सुनी थी, और तब मुझे लगा था कि वो मेरा बस कोई वहम था, लेकिन वो सच था। वैदेही ने खुद से कहा और वो अपनी इसी दुविधा में गुम उस रूम के अंदर आ गई और रूम का दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन उसे किसी ने ऐसा करने से रोक लिया। वैदेही ने अपने होश में आते हुए देखा तो उसके सामने 4 औरतें खड़ी थीं, जिन्होंने राजस्थानी काले कपड़े पहने हुए थे और उन सभी ने घूंघट किया हुआ था। इससे पहले कि वैदेही उनसे कोई सवाल कर पाती, उन चारों औरतों ने उसे पकड़ा और रूम के अंदर ले गईं। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वैदेही चिल्लाई। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में वर्षा ने अतुल के घर वालों के सवालों के जवाब में वैदेही के बारे में वो सब कहा जो उसने पहले से सोचकर रखा था। सभी लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया, क्योंकि वैदेही की शादी में जिस तरह से हर बार अड़चन आ जाती थी, इसलिए उन लोगों को भी उस पर शक था। दूसरा, वर्षा हमेशा उनके सामने बहुत ही अच्छी और संस्कारी बनने का नाटक करती थी, इसलिए उन्होंने वर्षा की बातों पर पूरी तरह से यकीन कर लिया। वहीं अतुल घर से कहीं दूर चला गया था, जहां तक वर्षा के बड़े पापा रणविजय के आदमी ना पहुंच पाए। वो नहीं चाहता था कि रणविजय खुराना को पता चले कि उसकी शादी वर्षा से हुई थी, ना कि वैदेही से। वो इस सब के लिए खुद को कोस रहा था। वो सोच रहा था कि ना वो वर्षा के इतना करीब जाता और ना वर्षा कोई ऐसा पागलपन भरा कदम उठाती जिसकी अब उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी, जिससे बचने के लिए वो जितना हो सके उतना रणविजय से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सच को छुपाने की कोशिश वो कर रहा था, उस सच को उसके ही परिवार वालों ने रणविजय खुराना को पहले ही फोन करके बता दिया है। रणविजय खुराना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अतुल को फोन किया और उसे उनके घर आने के लिए कहा। अतुल अब समझ चुका था कि वो अब इस सिचुएशन से नहीं भाग सकता, इसलिए वो रणविजय खुराना के घर गया। जब अतुल की फैमिली ने रणविजय खुराना को वैदेही के बारे में बताया, तो वो ये अच्छी तरह जानते थे कि वैदेही ऐसा कुछ नहीं कर सकती
उन्हें किसी भी हालत में वैदेही की शादी उसके 22वें जन्मदिन से पहले करानी थी। और अब जब वो कुछ ही दिनों में 22 की होने वाली थी और ऊपर से वो लापता है, इस बात को जानकर रणविजय खुराना गुस्से से पागल हो रहे थे। अतुल घर आकर अनुपमा जी से मिलता है। अनुपमा जी के चेहरे के भावों को देखकर उसे महसूस हो गया कि उन्हें अभी रणविजय खुराना ने कुछ नहीं बताया है। उनसे मिलकर वो सीधा रणविजय खुराना के स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। उसने स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर देखा। उस बड़े से स्टडी रूम में लगभग सारी चीजें ही इधर उधर बिखरी हुई थी और रणविजय खुराना गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। अतुल ने अंदर जाकर सिर झुकाकर उनसे डरते हुए कहा, बॉस, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब कैसे हुआ, मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। रणविजय खुराना उसकी बात सुनकर उसके पास आए और उसकी आंखों में देखा। अतुल उनसे नजरें चुरा रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा था ताकि तुम मेरे मंसूबों पर पानी फेर सको। लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है। उनकी बात सुनकर अतुल फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, बॉस, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, वो सब उस वर्षा का किया हुआ है। बस, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे आज के आज वैदेही यहाँ वापस चाहिए। 1 हफ्ते में उसका जन्मदिन है और वो अपनी 21 की उम्र को पार करने के बाद सब जान जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। और अगर वो सब जान गई तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। आखिर क्या छुपा रहे थे रणविजय खुराना वैदेही से, और क्या होने वाला है वैदेही के 22वें जन्मदिन के बाद? क्या हैं इन सभी सवालों के जवाब? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।